नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खोलता हूं ताकि आप उस खबर के मास्टर बनकर निकले। साथ ही न्यूज का इकलौता फैमिली शो है। और ये बार बार इसलिए याद दिलाता हूं क्योंकि आदत छूट गई है लोगों की कि बच्चों को भी देश के बारे में पता होना चाहिए, दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। उनको लगता है न्यूज तो बड़े लोगों के अंदाज में बताई जाती तो उनको कहां समझ आएगी। बड़ों को भी समझ में आएगी, बच्चों को भी समझ में आएगी, मेरी गारंटी है। लिख कर रख लीजिए। तो अटेंडेंस लगाते हैं और शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो सबसे पहले आपको बता दूं पाठशाला में आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं। पाठशाला में सबसे पहला चैप्टर खोलेंगे मोदी के खिलाफ जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है और नया टूल किट आया है। वो टूल किट कैसे काम में लगा दिया गया है और काम करना उसने शुरू किया है वो आपको बताऊंगा। पहले मुस्लिम खतरे में था यह बताया जा रहा था, अब उसमें ऐड भी किया गया कि अर्थव्यवस्था भी खतरे में है और राहुल गांधी एक लंका कार्ड भी लेकर आए। ये लंका कार्ड कैसे फेल है यह भी बताऊंगा। 2.5 करोड़ लोगों पर चाइनीज टॉर्चर का चैप्टर खोलूंगा और आपको विस्तार से समझाऊंगा कि इसके क्या मायने हैं। लेकिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो नया टूल किट आया है उसके बारे में बात। नरेंद्र मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया टूल किट आया है। और यह वो टूल किट है जिसमें कभी बताया जाता है कि भारत के मुस्लिम खतरे में, कभी बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था खतरे में है। आज इन दोनों की बात हम मिलकर करेंगे, लेकिन पहले वो चैप्टर खुलेगा जिसमें भारत के मुसलमानों को का नाम लेकर दुनिया में भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की नई ग्लोबल साजिश चल रही है। क्यों चल रही है अभी बताऊंगा, लेकिन यह साजिश हो कैसे रही है पहले उसको आप देखिए और इस तस्वीर से समझिए। यह कार्टून बनाया गया और इसमें एक मुसलमान व्यक्ति को नमाज पढ़ता दिखाया गया है और नमाज पढ़ने के लिए जो उसने कालीन बिछाई है, जो चादर बिछाई है, वो त्रिशूल पर रखी गई है। अब किसी को यह तो शक है नहीं कि त्रिशूल हिंदू धर्म का प्रतीक है या नहीं। और इस तरह की तस्वीर के जरिए यह मैसेज दिया जा रहा था कि भारत में मुसलमान आबादी त्रिशूल की नोक पर है। यानी एक तरह से यह कहा जा रहा है कि भारत में मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है और वो हिंदुत्व के खौफ में। यह कार्टून किसने डाला? इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम के एक संगठन ने ट्वीट किया, जिसका ट्विटर अकाउंट भी वेरीफाइड है, ब्लू टिक वाला है, और ट्विटर ने इसे हटाया भी नहीं, प्रोपेगेंडा ट्वीट भी नहीं बताया अभी तक। ये जो आपको मैं बता रहा हूं, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, ये अमेरिका में बसे भारतीय मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करता है। बड़ी बात यह है कि इस कार्टून को जिस हैशटैग के साथ ट्वीट किया गया, वो हैशटैग भारत के खिलाफ ग्लोबल साजिश की टूल किट का इशारा करता है और हथियार नजर आता है। और वो हैशटैग क्या था आपको जानना चाहिए। इस तस्वीर को पोस्ट करते तो भी मैं समझता कि चलिए ये दिखा रहे हैं कि मुसलमान जो है वो भारत में खतरे में है, दिक्कत में है। लेकिन जिस हैशटैग के साथ किया, वो हैशटैग ट्विटर पर उन्होंने लिखा, स्टॉप, रोक दो इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड। ये उन्होंने इस हैशटैग का इस्तेमाल किया। ये ट्वीट किया गया और ये है क्या भाई? ये है फेक। ये हैशटैग फेक इसलिए है क्योंकि ये कह रहे हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं उनका नरसंहार हो रहा है और उस नरसंहार यानी जेनोसाइड को रोको। जिन्होंने ये हैशटैग का इस्तेमाल किया उन्हें ना तो ये पता है कि जेनोसाइड क्या होता है और ना ही उन्हें भारत के हालात के बारे में जानकारी। क्योंकि अगर ये बात पता होती तो ना इस तरह के कार्टून आते, ना ही इस तरह के हैशटैग होते। मतलब सीधा सीधा यही है कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है जिसका मकसद भारत के ही नहीं दुनिया भर के मुसलमानों को भड़काना है और मोदी सरकार के खिलाफ नफरत बढ़ जाए, भारत में हालात बिगड़ जाएं, ये कोशिश है। भारत के खिलाफ इस ग्लोबल साजिश के कई पार्टनर्स हैं क्योंकि जिस दिन ये कार्टून वायरल किया गया उसी दिन, सोचिए इत्तेफाक हो सकता है कि एक तरफ ये कार्टून आया और उसी दिन दूसरी तरफ अमेरिकी सांसद का बयान आ गया। इस सांसद का नाम है इल्हान उमर, जो अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला सांसद है
इल्हान उमर ने कहा कि भारत में मोदी सरकार मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है और अमेरिका कब तक चुप बैठा रहेगा। भाई पहले एक बार मैडम को सुनिए, फिर आगे की बात। How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India? Because when we remain silent and the situation gets out of control. मैडम कह रही हैं कि और कितना अत्याचार होगा भारत में मुसलमानों पर, नरेंद्र मोदी सरकार कितना अत्याचार करेगी मुसलमानों पर यहां पर कि जब हम ये सोचे कि हमें कुछ बोलना चाहिए। वो अमेरिका में कह रही हैं लोगों से। अच्छा, ये भी याद कीजिए कि 2 दिन पहले कैसे कर्नाटक में हिजाब विवाद पर अल-कायदा जैसे बड़े इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन का आका अल जवाहिरी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। एक बार उसको भी याद कर लीजिए, सुन लीजिए, फिर सब जोड़कर बताऊंगा। رغم أني لست بشاعر فتقبلها أختنا الكريمة على ضعفها. شمخ الحجاب مكبرا لن أستكين، هتف الحجاب تعلموا مني اليقين. أنا عزة الإسلام رغم الحاقدين، أنا بنت إسلامي وعز المسلمين، أنا قمة الأخلاق في العفن المهين، أنا دعوة التوحيد ضد المشركين، أنا نفخة الإيمان موت الملحدين، أنا معلم ومنارة للمهتدين. كبرت في هند فرد مكبرين، في القدس في كشمير كل المؤمنين، في ثبات الواثقين والفتح أوشك كبري للفاتحين. وأترككم في حفظ الله ورعايته. तो अल जवाहिरी जो अल-कायदा का प्रमुख है वो बैठकर बता रहा है कि कर्नाटक में जो वो लड़की थी जो नारे लगा रही थी अल्लाहू अकबर के, वो कैसे उनके लिए हीरो है और कैसे भारत के मुसलमानों को जो है वो लड़ाई लड़नी है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है बॉस कि अचानक ऐसे कार्टून वायरल होने लगते हैं, अचानक अल जवाहिरी का बयान आने लगता है, अचानक अमेरिकी सांसद बोलने लगती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये प्रॉपर टूल किट का हिस्सा है। अगर आप इस पर गौर करेंगे, भारत में कुछ दिनों से क्या हो रहा है उसे याद कीजिए। कर्नाटक में स्कूल्स में सबके लिए एक जैसी यूनिफॉर्म की बात की गई थी, सबके लिए की गई थी, किसी एक धर्म के लिए नहीं की गई थी, और हिजाब पहनने से रोका गया तो उसके विरोध में कहा जाने लगा कि भारत के मुसलमान 1857 और 1947 से भी बुरे हालात में, दिमाग में धीरे से पिन मार दिया कि देखो तुम लोग कहां आजादी से भी बुरे हाल में हो। ये हुआ है बीते कुछ दिनों। मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान का विरोध किया गया तो यह धमकी दी गई कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटे तो देश में फिर से 1947 होगा, मतलब बंटवारा होगा और फिर से जिन्ना पैदा होगा। यह भी इत्तेफाक नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए इन बातों कि अचानक से मुसलमान पर अत्याचार हो रहे हैं, देश बढ़ जाएगा, जिन्ना आ जाएगा, यह सब इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, एक और चीज देखिए, इसी बात को भारत में राहुल गांधी जैसे नेता बढ़ा भी रहे हैं। वो जो ट्वीट आया कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार रोको, उस पर राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी ने यह जरूर कहा भाई, वो अक्सर ये ट्वीट करते ना कि देश में नफरत की राजनीति हो रही है। आज उन्होंने देश को बांटा जा रहा है यह भी कह दिया, और एक देश में कई देश बनाए जा रहे हैं यह भी कह दिया। इस ट्वीट पर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि नहीं मेरे देश को कुछ मत बोलो, यहां मुसलमानों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई नरसंहार नहीं हो रहा। नहीं, वो कह रहे देश को बांट रहे हैं। कौन? आरएसएस, बीजेपी। एक बार राहुल गांधी को सुनिए। हिंदुस्तान को बांटा भी गया है। हिंदुस्तान में अलग अलग ग्रुप्स बना दिया। पहले ये एक देश हुआ करता था, अब अलग अलग देश के अंदर अलग अलग देश बना दिया है। एक इन लोगों का देश, दूसरा इन लोगों का देश, तीसरा इन लोगों का देश, और इन सबको एक दूसरे से लड़ाया जाता है। तो जब ये दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। अभी मत मानो मेरी बात, अभी मत मानो, 2-3 साल रुक जाओ। अब लाउडस्पीकर आरएसएस और बीजेपी के हाथ में।
राहुल जी नहीं तो मेरा तो जवाब क्या है? जवाब यह है कि इस कंट्रोल को बाईपास कैसे किया जाए। और आप देखना, जब सच्चाई लोगों को पेट में लगेगी तो ये आपका जो एम्पलीफायर है, लाउडस्पीकर है, ये फेल हो जाएगा। अब कोई राहुल गांधी से पूछे कि जब वो ये कहते हैं कि इस देश में अलग अलग देश बना दिए गए हैं, अरे बॉस आपको तो किसी भी देश में जगह नहीं मिल रही, आपको तो कहीं की सरकार बनाने नहीं दिया जा रहा, पब्लिक आपको नकार रही है। और दूसरी बात, जब वो ये कहते हैं कि जब जब ये दर्द होगा तो हिंसा होगी, तो क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो लोग मुसलमानों पर अत्याचार होने के नाम पर हिंसा करेंगे उस बहकावे में आ जाएंगे, उनकी हिंसा वाजिब है? मतलब अगर राहुल गांधी की लाइन को सही मानिए कि जब जब दर्द होगा तो हिंसा होगी, तो इनके हिसाब से फिर मुर्तजा भी ठीक कर रहा है। उसको लगता है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, वो जो जहर दिमाग में भरा गया उसने हथियार उठा लिया, हो गया। फिर तो जो टेररिस्ट भी जो कर रहे हैं वो सब ठीक कर रहे हैं, उनके दिमाग में भी यही भरा गया है कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, इसलिए हमको कुछ करना है। राहुल गांधी जी, आप हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं। और जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी राज में मुसलमान को बांटा गया, मुसलमान को विक्टिम की तरह रखा जा रहा है, एक विक्टिम कार्ड इन लोगों ने बना लिया और ये ग्लोबली रिचार्ज होता है। कैसे होता है आप समझ लीजिए। भारत में जो नैरेटिव बनाया गया वो कैसे अमेरिका तक पहुंच गया और कैसे अलकायदा जैसे आतंकी संगठन तक पहुंच गया, इसके पीछे कोई ना कोई ग्लोबल साजिश तो है। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप खुद देखिए कि क्या ये अचानक से होता है कि भारत में मुस्लिम विक्टिम कार्ड ये खेला जाता है कि भाई भारत में मुसलमान को जो है बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, फिर वहां अमेरिका के एक संगठन का, यूएस के संगठन का ट्वीट आ जाता है। क्या ये इत्तेफाक है? फिर वहां से आप देखिए किस तरीके से अमेरिकी सांसद का बयान आ जाता है, कैसे अलकायदा जो है, अलकायदा अल जवाहिरी का बयान आ जाता है। ये सारी चीजें आप देखिए, आपको कनेक्टेड नहीं लगती हैं कि एक के बाद एक हो रहा है। यहां हिजाब को मुद्दा बनाओ, लाउडस्पीकर को मुद्दा बनाओ, फिर वहां से ट्वीट कराओ, फिर वहां से सांसद बोलेगी, फिर अलकायदा का बयान आ जाएगा। ये सारी चीजें दिमाग में बार बार हिट करो कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। और राहुल गांधी पॉलिटिक्स के चक्कर में सब ताक पर रख दिए, बस नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारना है। और इसलिए देश में कुछ हो रहा है तो उसको रोकने की बजाय, समझाने की बजाय कह रहे हैं दर्द होगा तो हिंसा तो होगी। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह सब उस वक्त पर हो रहा है जब चुनावी जीत से नरेंद्र मोदी और मजबूत हुए हैं। यूपी जीते हैं, अभी 4 राज्यों में सरकार बनी है, तो नरेंद्र मोदी को लेकर जितना माहौल पहले के टूल किट से बनाया गया, किसान विरोधी हैं, देश में जो है वो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, अवार्ड वापसी, फलाना ढिमकाना, जितना किया सब फेल हो गया। ये तो और मजबूत हो गए। उसी वक्त ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। चुनावी जीत के बाद 2024 भी आसान माना जाने लगा कि नरेंद्र मोदी अगर यूपी जीत रहे हैं और योगी के नाम पर इतना जीत रहे हैं तो अभी अपने नाम पर वोट मांगेंगे तो क्या होगा। तो 2024 के पहले यह अचानक से शुरू हो गया कि देश में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है। जब कश्मीर फाइल्स ने हिंदुओं पर अत्याचार का सच बताना शुरू हुआ तो मुसलमानों को विक्टिम बता दिया गया। जब रूस का साथ देने से अमेरिका भारत से नाराज हुआ तो अमेरिका में जो संगठन है वो भारत में जेनोसाइड की बातें करने लगे। और जैसे ही ये भी निकल कर आने लगा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से ऊपर जाएगी तो उसको खींचने के लिए सब तमाशा शुरू हुआ। क्या इसीलिए अब पीएम मोदी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? भारत के खिलाफ दुनिया भर में मुसलमानों को उकसाया जा रहा है, और वो भी उस वक्त में जब रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। क्योंकि जब अलकायदा जैसे आतंकी संगठन के साथ साथ अमेरिका के मुस्लिम संगठन और वहां के मुस्लिम सांसद भारत के मामले में बोलने लगे तो यह बड़ी साजिश नजर आई। और ये वो टूल किट है जिसका असर भी दिख रहा है आपको। गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोपी मुर्तजा याद है ना, आईएसआईएस के संपर्क में था, उसके दिमाग में भी यही सब भरा गया था कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। न जो हिजाब वाला मामला हुआ उसमें मुसलमानों के साथ गलत हुआ, ये खुद बोला ना वो कि मेरे दिमाग में ये सब चलता रहता था तो मुझे लगा अटैक कर देता हूं और मर जाता हूं। ये लोग उसको चाबी भरते हैं, खुद कुछ नहीं करते, दूसरा चाबी भरा हुआ आता है रोबोट की तरह।
जिस इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने मुसलमानों को पीड़ित बताते हुए कार्टून पोस्ट किया, वो ये नैरेटिव गढ़ रही है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जबकि संस्था का खुद का वजूद झूठ पर खड़ा है। संस्था का दावा है कि वो अमेरिका में भारतीय मुसलमानों की आवाज उठाने वाला एक एनजीओ है, जबकि इस एनजीओ की आड़ में झूठ परोस कर भारतीय मुसलमानों को कैसे भड़काया जा रहा है, इसके सबूत आपको दिखाता हूं। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC की वेबसाइट के होम पेज पर ही भारत के खिलाफ वो झूठी खबरें छपी हैं जिसमें मुसलमानों को पीड़ित बताया जा रहा है। इस वेबसाइट पर छपे लेख की भाषा झूठी और भारत विरोधी, उसमें से कुछ आप देखिए। वेबसाइट पर पहला झूठ तो यह है कि उत्तराखंड में मुसलमानों को खत्म करने के लिए कॉमन सिविल कोड लाया जा रहा है, मुसलमानों को खत्म करने के लिए। दूसरा झूठ यह बताया जा रहा है कि भारत में मुसलमानों के नरसंहार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तीसरा झूठ, हिजाब विवाद से अमेरिका भारत के रिश्ते खराब हो गए। कब हो गए भाई, हमें तो नहीं पता चला, इनको अमेरिका में रह के पता चल रहा है, वो भी हिजाब विवाद में। चौथा झूठ ये कि मोदी राज में लाखों मुस्लिम अपनी नागरिकता गंवा सकते हैं। कहां गंवा रहे भाई। पांचवा झूठ इन्होंने वेबसाइट पर डाला हुआ है कि भारत की अदालतें अल्पसंख्यकों से भेदभाव करती हैं। इस देश में अल्पसंख्यकों का इतना मान है कि अयोध्या में राम मंदिर भी सालों साल की अदालती कार्रवाई से गुजरने के बाद बन रहा है। यह नहीं हुआ कि हम तो 80 करोड़ में बनाएंगे तो बनाएंगे। अदालत में हर पक्ष सुना गया, फैसला सुनाया गया तब, और उस अदालत में 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के आराध्य श्री राम के होने के सबूत मांगे गए। यह इस देश में हुआ है और कह रहे हैं कि भारत की अदालतों में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। और ये तो इनकी वेबसाइट पर कुछ झूठ के बारे में आपको बताया, पूरा पुलिंदा है इनकी वेबसाइट। इसलिए कह रहा हूं कि ये टूल किट जो है उसे समझना बड़ा जरूरी है, वरना देश में ये लोग आग लगा देंगे। जो लोग भारत में मुस्लिम नरसंहार का प्रोपेगेंडा करते हैं और भारत को बदनाम करने की ग्लोबल साजिश का हिस्सा है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि नरसंहार होता क्या है। 2014 के बाद से 1.5 लाख लोग सऊदी अरब और यमन के युद्ध में मारे गए। वहां किसने किसको मारा? मुसलमान ने मुसलमान को मारा। तब तो आप झंडा बुलंद नहीं करते कि मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है। क्यों? मुसलमान मुसलमान को मारेगा तो आपको चलता है, और यहां तो वो हो भी नहीं रहा। 2011 के बाद सीरिया युद्ध में 3.5 लाख लोग मारे गए। किसने किसको मारा? मुसलमान ने मुसलमान को मारा। 2001 के बाद अफगानिस्तान में 2.5 लाख लोग मारे गए। मुसलमान ने मुसलमान को मारा, तालिबान ने मारा। उस पर तो आप लोग हंगामा नहीं करते। स्टॉप जेनोसाइड इन अफगानिस्तान तो कभी ट्वीट नहीं किया। यहां मुसलमान को घर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, उसको सिलेंडर मिल रहा है, उसको कृषि किसान सम्मान निधि मिल रही है, उसको बराबर का हक मिल रहा है, IIT में पढ़ाई कर रहा है, IIM में पढ़ाई कर रहा है, तो इनको दिक्कत हो रही है। तभी कह रहा हूं ना कि ये सब पे चुप है और इस पर हंगामा कर रहे हैं जो नहीं है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा करना है, भारत में आग लगानी है। नरसंहार वो होता है जो 32 साल पहले कश्मीर में हुआ था बॉस, उसको कहते हैं नरसंहार। करीब 4 लाख कश्मीरी हिंदुओं को बेघर किया गया, 1341 कश्मीरी हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई। 1991 से 1996 के बीच 32,000 कश्मीरी हिंदुओं के घर जलाए गए। यह होता है नरसंहार। यह नहीं होता कि बॉलीवुड में सारे स्टार जो हैं वो मुसलमान हो जाएं, लेकिन मुसलमान का नरसंहार हो रहा है। देश का उपराष्ट्रपति मुसलमान बन जाए, लेकिन मुसलमान का नरसंहार हो रहा है। जो लोग भारत में मुसलमानों को खतरे में बता रहे हैं, उन्हें श्रीनगर से आई एक तस्वीर देखनी चाहिए। आज श्रीनगर की जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद आजादी के नारे लगे हैं बॉस। ये आजादी के नारे पाकिस्तान की भाषा है, जो अक्सर कश्मीर को भारत का गुलाम होने का प्रोपेगेंडा फैलाता है और आतंकियों को कश्मीर की आजादी की लड़ाई लड़ने वाला बताता है। एक बार सुनिए वहां क्या हुआ है आज।
तो कश्मीर के अंदर आज भी मुसलमान खड़ा होकर, कुछ ही हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ ही हैं जो कह रहे हैं कि नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, हम क्या चाहें, आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। दिमाग में अभी भी पाकिस्तान घुसा हुआ होगा शायद। तो ये चल रहा है, इसको जेनोसाइड बोलते हैं। इस पे एफआईआर हो गई है, लेकिन ये तो हाल है। आप खुले में आजादी आजादी चिल्ला रहे हो। अब कितनी आजादी चाहते हो भाई? लोगों को ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जो लोग कहते हैं कि सांप्रदायिक टकराव मोदी राज में बढ़ा है, उन्हें देश में अब तक का सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास भी देख लेना चाहिए। 1946 जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, कलकत्ता में दंगे हुए, 4000 लोग मरे, नरेंद्र मोदी ने कराए। 1948 हैदराबाद में दंगे हुए, 27000 लोग मारे गए। चलिए आप कहेंगे उस वक्त हिंदू मुसलमान के बीच टकराव था, बंटवारा हो रहा था। 1961 में जबलपुर में दंगे हुए, 164 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, नेहरू साहब थे। 1967 बिहार में दंगे हुए, 183 लोग मारे गए, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 1969 अहमदाबाद में दंगे हुए, 1000 लोग मारे गए। 1979 में जमशेदपुर में दंगा हुआ, 120 लोग मरे। 1980 में मुरादाबाद में दंगे हुए, 2500 लोग मरे। 83 में असम में दंगे हुए, 1819 लोग मरे। 84 में सिख विरोधी दंगा हुआ, 3350 लोग मरे। 87 में मेरठ में दंगा हुआ, 350 लोग मारे गए। 1989 भागलपुर में दंगा हुआ, 1161 लोग मारे गए। 92 का मुंबई दंगा कोई भूला है क्या? 1800 लोग मारे गए। 2002 गुजरात दंगे, 1267 लोग मारे गए। 2008 में कंधमाल का दंगा, 39 लोग मरे। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, 60 लोग मारे गए। और इसमें से पूरे टाइम में ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे उस वक्त। तो यह कहानी ना गढ़िए राहुल गांधी जी कि देश को बांट दिया गया। अगर 100 करोड़ से ज्यादा लोग यहां रह रहे हैं तो उनके बीच इस तरीके के टकराव हुए हैं और सालों साल हुए हैं। अपना इतिहास छुपा देने से बातें खत्म नहीं हो जाती। भारत में किस दशक में कितने दंगे हुए आपको पता है? भारत में दंगों का इतिहास देखिए। आपको बताता हूं क्योंकि आपके दिमाग में यह भरा जाता है कि कैसे 2014 के बाद देश बढ़ गया। जरा भारत में जो दंगे हुए उनका इतिहास देख लीजिए। 1970 के दशक में, यानी उस 10 साल में कितने दंगे हुए? 7 बड़े दंगे हुए। 7 बड़े दंगे हुए। तब 2014 के पहले कैसे हो गया 1970 में दंगा? तब तो बहुत भाईचारा था। 1980 के दशक में उस वक्त कितने हुए? 14 बड़े दंगे हुए। तब कैसे हो गया? तब तो वो राज था, वो दिन थे जब सिर्फ सब कुछ होता था तो कांग्रेस ही होती थी। 1990s में, इस 10 साल में 23 बड़े दंगे हुए, 23। अब आप बताइए, तब तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। 2000 के दशक में 13 दंगे हुए। अगर देश में सब भाईचारे से रह रहे थे और बहुत प्यार मोहब्बत था, जो 2014 के बाद ही बर्बाद हो गया, तो ये दंगे कैसे हो रहे थे बॉस? सच को छुपाने से सच बदल नहीं जाएगा। 1950 से लेकर 1995 तक मोटे तौर पर जब देश में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का शासन ज्यादा वक्त रहा, 1194 दंगे हुए देश में। यह कैसे हो रहा था बॉस अगर सब प्यार से रह रहे थे? और इस 1194 दंगों में से 8871 दंगे जो हुए वो किसके राज में हुए? वो दंगे हुए या तो नेहरू के राज में, या इंदिरा के राज में, या राजीव गांधी के राज में। कैसे हुआ बॉस? आप लोग तो सबको मिलाकर चलने वाले हैं। बांटा तो 2014 में गया। और इसका बाइफर्केशन आपको दे देता हूं, तोड़कर एक एक जानकारी आपको होनी चाहिए। नेहरू के राज में
कितने दंगे हुए आपको पता है? नेहरू के राज में 243 दंगे हुए देश के अंदर, 243 दंगे हुए। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, इंदिरा के राज में, सबका हिसाब जानना चाहिए आपको, 337 दंगे हुए देश में। कैसे हुए? आप लोग तो सेक्युलर लोग हैं ना, सेक्युलरिज्म तो 2014 के बाद सूली पर चढ़ा। राजीव गांधी के कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में कितने दंगे हुए होंगे सोचिए देश में? 291 दंगे। यह है उस गांधी परिवार का इतिहास। नेहरू, इंदिरा और राजीव जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और दंगे पर दंगे होते रहे देश के अंदर। लेकिन उस वक्त मीडिया बड़ी मोहब्बत वाली थी और आज भी मीडिया बड़ी मोहब्बत वाली है। कभी पलटकर राहुल गांधी से यह नहीं पूछेगी कि देश में देश बन रहा है, ये कैसे बोल रहे हैं बॉस आप? आपके पिताजी के राज में, आपकी दादी जान के राज में और आपके नाना जी के राज में, नाना जी या नेहरू जी जो भी उनके रिश्ते में लगते हैं, उनके राज में जो भी हुआ उसका हिसाब कौन देगा? इसलिए कह रहा हूं, स्ट्रैटेजिकली देश में हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। इन आंकड़ों को देखकर यह मत समझिए कि इस देश में तो हिंदू मुसलमान के बीच हमेशा से खाई रही है। इन आंकड़ों को देखकर यह समझिए कि उस खाई के बावजूद इस देश में लोग रहे हैं साथ में। देश को नहीं तोड़ा गया एक कुर्सी पर पहुंचने के लिए, आज वो हो रहा है। और अगर आपको देश से मोहब्बत है तो ऐसे लोगों को रोकिए। पाठशाला में अब इकोनॉमिक्स की क्लास। भारत के खिलाफ सिर्फ धार्मिक नहीं, आर्थिक एजेंडा भी चलाया जा रहा है। एक तरफ यह झूठ फैलाया जा रहा है कि भारत के मुसलमान खतरे में हैं, देश के अंदर देश बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रोपेगेंडे को हवा दी जा रही है कि भारत के हालात भी श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। इस प्रोपेगेंडा को राहुल गांधी, ममता बनर्जी जैसे नेता हवा दे रहे हैं। राहुल गांधी ने आज इस पर भी कुछ कहा, एक बार सुन लीजिए, फिर जरा इस प्रोपेगेंडा की भी हवा निकालते हैं। जिस देश में हार्मनी नहीं होती है, शांति नहीं होती है, उस देश में महंगाई बढ़ेगी, उस देश में नफरत बढ़ेगी, इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है। वही हुआ है श्रीलंका में। श्रीलंका में सच्चाई बाहर आ गई, हिंदुस्तान में सच्चाई बाहर आएगी। फर्क क्या है? हिंदुस्तान को बांटा भी गया है। तो जब ये दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। राहुल गांधी को किसी को समझाना चाहिए कि कोई बुराई नहीं है कि आदमी हर आदमी में हर विषय में एक्सपर्ट ना हो। कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि ये अपने आप में गजबे है कि भारत जो श्रीलंका की मदद कर रहा है वो अचानक एक दिन श्रीलंका हो जाएगा क्योंकि राहुल गांधी को लगता है। भारत ने श्रीलंका की अब तक कितनी मदद की आपको पता है? राहुल गांधी, आपको जानना चाहिए। 50 दिन में भारत ने जो श्रीलंका की मदद की है, वो मदद ये कहती है कि भारत ने 50 दिन में करीब करीब 2,70,000 मीट्रिक टन 2,70,000 मीट्रिक टन ईंधन दिया है श्रीलंका को। फरवरी में 3,795 करोड़ सीआर इतने का लोन दिया श्रीलंका को। इस साल 18,000 करोड़ से रुपए से ज्यादा की मदद की है। 2 दिन पहले दवाएं भेजी हैं कि भाई तुम्हारे पास दवा नहीं है, लो दवा खाओ, उसका शिपमेंट भेजा। 40,000 टन चावल भेजा जा रहा है। यह वो भारत है जो मदद कर रहा है। श्रीलंका के लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि भारत से ही उन्हें मदद की उम्मीद है। श्रीलंका के बड़े बड़े लोग क्या कह रहे हैं? श्रीलंका को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि भारत ने सिर्फ पैसे देने का काम नहीं किया, बल्कि हमारी जरूरतों के हिसाब से मदद की है। भारत की मदद से हमारे यहां पेट्रोल और दवाई जैसी चीजों की मदद पहुंच रही है। भारत हमारे लिए एक बड़ा भाई रहा है,
मुझे खुशी है कि भारत का फोकस केवल पैसे देने पर नहीं बल्कि वो स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। भारत हमारी बड़ी मदद कर रहा है। ये वो राणा तुंगा हैं जिनको सुनिए तो समझ में आता है कि भारत कैसे बड़े भाई की भूमिका में, और राहुल गांधी ये बताने में लगे हुए हैं कि भारत तो बर्बाद हो रहा है। पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने भी भारत की मदद की सराहना की। कह रहे हैं आप हमारे शानदार पड़ोसी रहे हैं, हमारे देश के बड़े भाई की तरह हैं, मदद भी वैसे ही कर रहे हैं। हमारे लिए सरवाइव करना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि चीजें जल्दी ही बदल जाएंगी। एक और पूर्व क्रिकेटर रोशन महानामा ने भी भारत की मदद की तारीफ की। कहा कि भारत हमेशा जरूरत के समय श्रीलंका के साथ खड़ा होता है। हम भारत से हमेशा मदद की उम्मीद करते हैं और वो हमारी मदद करता भी रहा है। श्रीलंका में विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने भारत से मदद मांगी। उन्होंने भी पीएम मोदी से कहा कि कृपया श्रीलंका की हर संभव मदद करने की कोशिश कीजिए। यह हमारी मातृभूमि है, हमें अपनी मातृभूमि को किसी भी कीमत पर बचाना है। तो जिस वक्त दुनिया भारत की तरफ नजरें लगाकर देख रही है कि भारत हमें बचाएगा, श्रीलंका को लगता है भारत बचाएगा, रूस यूक्रेन को लगता है कि भारत युद्ध बंद करवा देगा, अगर आप इनिशिएट कीजिए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत करा दीजिए। दुनिया में भारत का यह कद हो रहा है और राहुल गांधी बैठ के कह रहे हैं कि भारत बर्बाद हो जाएगा। यहां तो देखिए सब खत्म हो गया। अरे भाई, कभी तो देश के बारे में बात कर लीजिए। क्या श्रीलंका की तुलना भारत से की जा सकती? कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं। श्रीलंका 2016-17 में श्रीलंका का कर्ज जीडीपी के मुकाबले 79%, जो 2020-21 में बढ़कर 101% हो गया। जबकि जीडीपी के मुकाबले भारत का कर्ज 2016-17 में 49.54% था, जो 2020-21 में भारत का कर्ज 50% के 50 या 51%, वो भी तब जब कोरोना काल भारत ने झेला। आईएमएफ के मुताबिक अगर कर्ज जीडीपी का 60% तक हो और राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट 3% तक हो तो अर्थव्यवस्था को संकट में नहीं माना जा सकता। तो कैसे श्रीलंका और भारत का मैच हो रहा है बॉस? राहुल गांधी कर रहे हैं। श्रीलंका का कुल कर्ज में विदेशी कर्ज का हिस्सा लगभग 50%, जबकि भारत में जो कर्ज है उसका विदेशी हिस्सा 3% से भी कम है। 2012-13 में जीडीपी के मुकाबले भारत का विदेशी कर्ज 21.2% था, जो मौजूदा आंकड़ों से 1.2% ज्यादा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करूं तो श्रीलंका में 2 साल में 70% की गिरावट आई, जबकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका से 270 गुना ज्यादा है। दुनिया पैसा यहां लगा रही है। टैक्स कलेक्शन देख लीजिए बॉस। श्रीलंका में नवंबर 2019 में जब नई सरकार आई तो टैक्स रेट 15% से घटाकर 8% कर दिया इन लोगों ने। 1990 में श्रीलंका में औसत टैक्स कलेक्शन जीडीपी का 20% था। भारत में टैक्स नहीं घट रहा है तो लोगों को दिक्कत लगती है। देखिए, टैक्स घटा दें ऐसे बुरे हालात में, कोरोना के संकट के बीच, युद्ध चल रहा है उधर उसो अलग, तो क्या होता है? श्रीलंका होता है। भारत में यह नहीं हुआ, टैक्स नहीं घटाया लेकिन टैक्स बढ़ाया भी नहीं लोगों पर। भारत के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 49% बढ़ा है भारत में, और इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन 30% बढ़ा है। पता नहीं राहुल गांधी कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं। भारत आज कितनी बड़ी आर्थिक ताकत है यह भी आपको जानना चाहिए। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो आपको पता है कितना है? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वो आज की तारीख में इतना बड़ा हो चुका है कि उसको सुनिए, और राहुल गांधी कभी मिल जाए रास्ते में तो बताइए, $622 बिलियन हो चुका है। और राहुल गांधी कहते हैं इंडिया श्रीलंका हो जाएगा, और ये श्रीलंका से 270 गुना ज्यादा है। $622 बिलियन। हाँ बॉस, श्रीलंका हो जाएगा भारत, अगर ये फ्री वाली पॉलिटिक्स खत्म नहीं। ये याद रखिए। राहुल गांधी भी बहुत जगह जाके कहते हैं हम आएंगे, ये कर देंगे, हम आएंगे, वो कर देंगे, आपका कर्जा माफ कर देंगे। नहीं बॉस, ये सब रोकिए। भारतीय रुपए में अगर आप ये देखेंगे, जो विदेशी मुद्रा भंडार है 47 लाख करोड़ से ज्यादा है, 47 लाख करोड़। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ वो 9% से ज्यादा बताई जा रही है। आईएमएफ का अनुमान है कि अगले 3 साल में भारतीय इकोनॉमी सबसे तेजी से रॉकेट की तरह भागेगी। भारत का एक्सपोर्ट $418 बिलियन यानी करीब 31 लाख करोड़ से ज्यादा का तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और यह ऑल टाइम हाई है।
कहां से श्रीलंका बनेगा राहुल गांधी जी? आईएमएफ की रिपोर्ट आपको कल भी मैंने बताई थी। कोविड में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा गया है, जिससे गरीबी नियंत्रण में रही। मुफ्त राशन देने की लागत 2,60,000 करोड़ रुपए आई। भारत लगातार दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। कोविड काल का समय हो या फिर यूक्रेन वॉर, उसमें भी भारत ने मदद की। श्रीलंका की तो कर ही रहा, अभी श्रीलंका का आपको बताया। यूक्रेन का देख लीजिए। भारत ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो मदद की यूक्रेन को कि भाई तुम भी रखो, 17 टन कोविड वैक्सीन, 17 टन मानवीय सहायता दी, कोविड वैक्सीन दी। 98 देश को वैक्सीन दी, वैक्सीन दी लोगों को। अरे भाई दुनिया में वैक्सीन ही नहीं होगी, कोई वैक्सीन लगाएगा नहीं, कोरोना लेके यहां आएगा, आपका टूरिज्म ठप ना पड़ जाएगा, दुनिया बर्बाद होगी, आप मजे से रह पाएंगे। 98 देशों को 17 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई है और अपने यहां सबको लग रहा है। और अब तो आ गया है कि आपको बूस्टर डोज चाहिए, वो भी ले लीजिए 18+ वालों के लिए। लोग क्या रहा, हमारे यहां जल्दी कूदने लगते, मेंढक टाइप। इनको लगता सब अपने घर में प्राइम मिनिस्टर है, अपने घर से देश चलाएंगे। होता था, पहले होता था, फोन पे कैबिनेट बन जाती थी, फोन पे सब कुछ हो जाता था, तो लोगों को लगता था कि अभी भी यही होगा। ये हो नहीं रहा, इसलिए बड़े लोगों को दिक्कत है। लेकिन फिर भी आदत तो जाती नहीं, घर से सरकार चलाने की आदत है। ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, सब गलत ही कर दिया। अरे तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ ना, लड़ो चुनाव, बन जाओ। आज भारत एक ग्लोबल पावर बनने की राह पर है और कुछ लोग कहते हैं कि भारत का हाल श्रीलंका जैसा हो सकता है। भाई भारत का हाल श्रीलंका जैसा हो ना हो, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी का हाल जरूर श्रीलंका जैसा हो गया है। आपकी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है और आपकी पार्टी को किससे मदद की जरूरत है, यह आपको सोचने की जरूरत है। जो लोग मोदी सरकार को मुसलमानों पर, अर्थव्यवस्था पर कोस रहे हैं, उन्हें चीन की हालत भी देखनी चाहिए, जहां एक शहर के 2.5 करोड़ आबादी को कैसे टॉर्चर किया जा रहा है। पाठशाला में अब इसकी क्लास। चीन से कोविड निकला, पूरी दुनिया में फैल गया। वहां एक बार फिर से कोरोना विकराल हो रहा है। जब आप और हम मास्क उतारकर आराम से घूम रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है। चीन के कई शहरों में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है और इसमें शंघाई भी शामिल है, जो कोविड का एपिसेंटर बन गया है। शंघाई को चीन की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। 28 मार्च से पूरे शंघाई में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया। शंघाई की 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी घरों में कैद कर दी गई। 2.5 करोड़ आबादी घर में है। शंघाई में तो पिछले 2 साल का सबसे कड़ा लॉकडाउन लागू किया गया है। सख्त लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए चीन ने रोबो आर्मी उतार दी है। सड़क पर लोग नहीं है, यह हालत है चीन की। अच्छा, कई बार मुझे लगता है ये जो प्रोपेगेंडा चलता है, इसमें ये लोग भी होंगे। इनको लगता है कि हम तो बर्बाद हो रहे हैं, इंडिया ऊपर जा रहा है, इसको रोकना है तो एक काम करो, बता दो मुसलमान खतरे में, अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, लंका बन जाएगी, लंका लग जाएगी, ये सब बातें कर दो देश को नीचे खींचने के लिए, नहीं तो इंडिया तो बहुत तेज चला जाएगा ऊपर, हम कहां से आएंगे। तो ये रोबो आर्मी उतार रहे हैं। शंघाई की सड़कों पर रोबोटिक डॉग्स घूम रहे हैं। इनके ऊपर मेगाफोन लगा दिया गया है, जिसके जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें, कितना भी जरूरी काम हो तो घर से ना निकलें। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत चीन की सरकार ने लोगों को एक तरह से कैद कर दिया घर में। हमारे यहां जब शुरू कोरोना आया और तैयारी नहीं थी उस तरह की, दुनिया में कहीं नहीं थी, तब अगर लॉकडाउन लगाया गया तो इतना हंगामा हुआ। ये चीन जहां से कोरोना निकला और इतने दिन बाद जब दुनिया तैयार है कोरोना के हर वेरिएंट से लड़ने के लिए, तब ये हाल है, लोगों को घर में बंद कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। और ये देखिए, कुत्ता बनाया इन्होंने, रोबोटिक कुत्ता भाई, वो स्पीकर लेकर घूम रहा है, कह रहा है अंदर रहो, अंदर रहो, अंदर रहो। कोविड की नई लहर से चीन बेहाल है। रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 28 दिन में करीब 6 लाख नए केस आ गए। शंघाई में तो 15 दिन में 1 लाख आ गए। शंघाई में कोरोना के कारण हालात इतने खराब हो गए, सेना लगानी पड़ी। चीन की सेना PLA 2000 मेडिकल पर्सनल को शंघाई भेजा गया। इसके अलावा चीन के अलग अलग इलाकों में लगभग 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पिछले कुछ दिनों में शंघाई भेजा गया। 3 अप्रैल
जो अभी गुजरा वाला 3 अप्रैल, 10 हाई स्पीड ट्रेन से हजारों डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को शंघाई भेजा गया। जाओ देखो क्या हालात है, ठीक करो। आप देखिए इंडिया के बगल में क्या, श्रीलंका बर्बाद, पाकिस्तान बर्बाद, अफगानिस्तान बर्बाद, चीन का बुखार छूटा हुआ है। और हमारे यहां इंडिया, जहां रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रहा है, लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, यहां पेट्रोल का 80 पैसा बढ़ने पे लोग रोते हैं। यहां श्रीलंका बन जाएगा, मुसलमान जो है उसको मार देंगे, ये सब मुद्दा बनाते हैं। अरे गर्व कीजिए कि आपका देश इस वक्त, जब सब बर्बादी के से जूझ रहे हैं, आपका देश ऊपर जा रहा है। शंघाई में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए चीन ने डेली कोविड टेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया। डेली होगा टेस्ट, घर से बाहर सिर्फ कोरोना टेस्ट के लिए ही निकल सकते हैं। शंघाई की पूरी आबादी का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। शंघाई के कोविड टेस्ट सेंटर में हर दिन हजारों लोग टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं। पॉजिटिव आने वाले लोग अपने घरों में क्वारंटीन भी नहीं हो सकते, चाहे उनके लक्षण हल्के ही क्यों ना हो। पॉजिटिव होते ही मरीजों को फौरन भेड़ बकरियों की तरह क्वारंटीन सेंटर भेज देते हैं, जो कैद की तरह होता है। कैदियों की तरह मरीजों को रखा जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए क्वारंटीन सेंटर की। शंघाई में हालात कितने खराब हैं, आप अंदाजा लगाइए। लॉकडाउन के कारण लोग घरों से निकल नहीं पा रहे, और जितना सामान इकट्ठा किया था वो अब खत्म हो रहा है। सरकार भी लोगों को खाना और जरूरी सामान देने में नाकाम साबित हो रही है। जो लोग पूछ रहे थे कि अरे यहां 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया इंडिया में, तो क्या ही कर दिया, क्या तरह मिलता है, अच्छा हो रहा होता है जीवन में, तो एहसास नहीं होता। चीन में देखिए, चीन का तो बहुत गाना गाते हैं आप लोग, बहुत एक्सपर्ट है, ये है वो है, वो अपने लोगों को खाना नहीं दे पा रहा और लोग गुस्से में सड़क पर हैं, भड़क गए हैं। तो समझिए कि हमारे यहां हमने 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जिम्मेदारी के तौर पर, वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। शंघाई के कई इलाकों से लोगों के प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं। लोग घरों के बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, बाहर चले भी जाएं तो किराना दुकानों में उनको सामान नहीं मिलेगा। स्थिति यह हो गई कि शंघाई में लाखों लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। शंघाई में लोगों को कोविड के नाम पर किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, इसकी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। घरों में कैद शंघाई के लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के लिए लोग अपने घरों की बालकनी में आकर सरकार की नाकामी वाले गाने गा रहे हैं। चीन के सोशल मीडिया वीबो में ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन सरकार को लोगों के इस विरोध पर भी आपत्ति है। जैसे ही लोग बालकनी में आकर गाना गाते हैं, उसी समय ड्रोन आ जाते हैं, जिसके जरिए लोगों से कहा जाता है कि वो अपनी बालकनी बंद कर लें, गाना बंद कर लें, और कहा जाता है कि आजादी की इच्छा को दबा लें। मतलब कोई भूख से मर। अच्छा, एक बार सुनिए फिर आगे की बात। अब बताइए, चीन में लोग भूख से परेशान हैं, वो गाना नहीं गा सकते, बावजूद इसके बालकनी में खड़े नहीं हो सकते, बावजूद इसके कहीं से कोई ट्वीट नहीं हो रहा कि स्टॉप जेनोसाइड ऑफ चाइनीज पीपल। इंडिया में हर चीज मिल रही है, और इतना होने के बावजूद लोग वहां, आज ही की तस्वीर दिखाई ना, श्रीनगर में खड़े होकर अल्लाह अकबर और हम क्या चाहे आजादी के नारे लगा रहे हैं। उन पे कानूनी तौर पे FIR हुई है और कुछ नहीं हुआ है, तो ट्वीट होता है कि इंडिया में मुसलमानों का जेनोसाइड हो। देख, कंपैरिजन कीजिए ना बॉस, आंख खोल के देखिए ना, आपके देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या प्रोपेगेंडा, क्या सच, ये सब देखना पड़ेगा ना, इधर से समझना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग खींच के लाएंगे देश को नीचे। टॉर्चर की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। शंघाई में नियम यह है कि अगर किसी बच्चे को कोविड हो गया तो उसे अपने माता पिता से अलग रहना हो। इस तस्वीर में एक बच्चा PPE किट पहनकर अपने परिवार से दूर जाता दिखता है। सोचिए उस 7-8 साल के बच्चे पर क्या बीत रही होगी, और उसके माता पिता कितने तड़प रहे होंगे। मुझे याद है, हमारे यहां टाइम्स नाउ नवभारत में एक प्रोड्यूसर हैं राहुल सिन्हा जी, उनके बच्चे को कोरोना नहीं हुआ था। ये शुरू के बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, और पति पत्नी दोनों को हो गया। एक तो उस बच्चे की समझदारी देखिए कि उन्होंने उसको अलग कमरे में रखा, 7-8 साल का उनका बच्चा होगा, वो उस अलग कमरे में 10 दिन 12 दिन रहा, और माँ बाप बाहर से खाना देते थे, वो अंदर ही रहता था, ले लेता था, सब कुछ चलता था। पति पत्नी कम से कम ये देखते थे कि मेरा बच्चा जो है वो उस कमरे में है, सुरक्षित है, उसको खाना अपने हाथ से दे रहे हैं।
और वो लोग चूंकि क्वारंटीन थे उनको कोरोना हो रखा था। ये हुआ भारत में। और अब चाइना में क्या हो रहा है, बच्चा अलग जा रहा है, मां बाप अलग जा रहा है। ये कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूं कि समझिए आपको क्या मिला और दूसरे के साथ क्या हुआ है। इंडिया में क्या है, इंडिया तो बेकार है, ये बोलने के पहले ये सब कभी इवैल्यूएट किया। शंघाई में संक्रमित बच्चों को माता पिता से अलग रखने की नीति का जमकर विरोध भी हो रहा है, जिसके बाद अधिकारियों ने माता पिता को अनुमति देना शुरू किया कि वो अपने बच्चों से मिल सकते हैं और उनके साथ रह सकते हैं। विरोध के बाद लॉकडाउन के दौरान चीन ने नया नियम लागू किया है। शंघाई के कपल्स के लिए नियम लागू किया गया और उसके मुताबिक पति पत्नी साथ नहीं सो सकते, एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते, खाना भी अलग अलग खाना होगा। यानी पहले तो घर में कैद किया, फिर नया नियम बना दिया कि घर में भी एक दूसरे से दूर रहना होगा। यह चीन में हो रहा है, जिसके बारे में WHO ने कहा था कि चीन के कोविड मैनेजमेंट से दुनिया को सीखना चाहिए कैसे कोरोना को कंट्रोल किया जाता है। यह WHO ने कह दिया था चीन के लिए, ये सीखें। कोविड कंट्रोल के नाम पर चीन की सरकार लोगों को बुनियादी जरूरतों से दूर कर रही है, ये सीखें। उनके अधिकार छीन रही है, ये सीखें। अरे बहुत सीखना है तो इंडिया से सीखें। लॉकडाउन के कारण वहां चीन में पालतू जानवर भी परेशान हो रहे हैं। इंसान बाहर जा नहीं पा रहा, तो पालतू जानवर कहां से बाहर जाएंगे। एक तस्वीर देखिए, यह शंघाई का वीडियो है। एक शख्स ने अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए अलग ही तरीका निकाला। कुत्ते को रस्सी से बांधकर बालकनी के रास्ते तीसरी मंजिल से नीचे उतार दिया। कुत्ता रस्सी से बंधे बंधे नीचे घूमा, अब फिर उसी के सहारे ऊपर आ गया। ये चीन, कुत्ता रस्सी से नीचे जा रहा है घूमने, और पब्लिक को जो है वही बना दिया है जो रस्सी से लटक रहा है। ये वहां की सरकार है। मतलब चीन में मशीनी डॉग्स तो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन जिंदा इंसानों और जानवरों की आजादी को कोरोना के नाम पर छीन लिया गया। ये है वो चीन जिसके लिए कुछ लोगों की मोहब्बत चरम पर। आज रात में सोने के पहले सोचिएगा कि हमारा भारत कितनी बेहतर स्थिति है। पाठशाला में अब गजबे है। दो मिनट में तो मैगी भी नहीं बन पाती बॉस, लेकिन 2 मिनट में कैसे एक गाड़ी को पूरा खोलकर उसे फिर से असेंबल करके चलाया जा सकता है, यह आपको दिखाता हूं। यह बीएसएफ की चेतक ड्रिल का वीडियो है। चलती जिप्सी से बीएसएफ के 8 जवान उतरे, जिप्सी को रोककर उसे डिसमेंटल कर दिया, बोनट स्टीयरिंग गेट खोलकर अलग कर दिया, जिप्सी के दूसरे पार्ट्स को अलग किया। खुद गृह मंत्री अमित शाह इसे देख रहे थे। 8 जवानों ने जिप्सी के एक एक पार्ट्स को अलग कर दिया। पूरी जिप्सी 1 मिनट में खोल दी, और अगले 1 मिनट में चैलेंज यह था कि इन सभी पार्ट्स को असेंबल भी कर देना था। तो जिप्सी को एक पार्ट को जोड़ा जा रहा है, इस 1 मिनट में जिप्सी को असेंबल करके और उसमें बैठकर फिर से जिप्सी को चला भी दिया गया। गाड़ी को पूरा खोलकर फिर से असेंबल करने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। इसीलिए बीएसएफ के बारे में कहा जाता है सर्वदा सतर्क। और ये वीडियो, ये हुनर गजबे, एक बार देखिए। लेकिन इन साहस में कदे कमी नहीं आवे है। आप राखो घड़ी रे माथे नजर, और मैं राखो हूं मारे जाबाज सीमा सुरक्षा प्रहरी और माथे नजर। और राजस्थान की धरती पर चेतक यानी चेतक ड्रिल हमने ना जो नाम दिया, वीर योद्धा महाराणा प्रताप की स्मृति मानस पटल पर अंकित होती है। चेतक को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। सामने नदी पड़ी अबार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। और चेतक ड्रिल में ये जाबाज सीमा प्रहरी बस एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए, और ये आगे बढ़ते बस तो वो भी चले गए, मेरे भी जाने का वक्त हो गया है। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी सलाह, अपनी गाड़ी 2 मिनट क्या 20 मिनट में भी खोलने की कोशिश मत कीजिएगा।